हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6A और 6B। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे मेरे लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का सेक्शन 6A। इसको फ्रेंड्स हमको जो हमने कल सेक्शन 3 पढ़ा था उससे ही हमको लिंक करना है। सेक्शन जो 3 हमने कल पढ़ा था उसमें थोड़ा सा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन जो 3 था हमारा, उसमें ये बताया गया था कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण करने की केंद्र सरकार की शक्ति की जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन कितना होगा, सप्लाई कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, इन सबको कंट्रोल करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी कि आपको कितनी मात्रा में रखना है, उसकी कितनी कीमत होगी, उस कीमत पर आपको बेचना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी ने आपको कोई भी ऑर्डर दे दिया है कि आपको इसको स्टॉक में रखना है, किसी को सेल नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में आपने उनके ऑर्डर को नहीं माना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उसके बारे में सेक्शन 6 में प्रोविज़न किया गया है। आइए तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं डायरेक्ट से इसको। जहाँ कोई आवश्यक वस्तु उसके संबंध में धारा 3 के अधीन किए गए आदेशों के अनुसरण में अभिग्रहित की जाती है, वहाँ ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट अयुक्त विलंब के बिना उस जिले या प्रेसिडेंसी नगर के जिसमें ऐसी आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है कलेक्टर को की जाएगी, और चाहे ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए अभियोजन संसित किया जाता है या नहीं। यदि ये कलेक्टर ऐसा करना समीचीन समझता है तो इस प्रकार अभिग्रहित आवश्यक वस्तु को अपने समक्ष निरीक्षण के लिए पेश किए जाने का निर्देश दे सकेगा, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि आदेश का उल्लंघन हुआ है तो वह क्या क्या कर सकता है। ऐसी अभिग्रहित की गई आवश्यक वस्तु के जिस पैकेज या आवश्यक पात्र में आवश्यक वस्तु पाई जाती है और ऐसी वस्तु के ले जाने में प्रयुक्त पशु, गाड़ी, जलयान, यान या अन्य परिवहन के अधिग्रहण का आदेश दे सकता है। यहाँ पर जो अधिग्रहण शब्द दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि हमको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो ये अधिग्रहण है और एक दूसरा अधिग्रहण। एक हमारा क्या होगा, सीजर होगा, और एक होगा हमारा अधिहरण। तो दोनों चीज़ों में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो अभिग्रहण होता है, सीजर जो होता है वो अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। कोई भी जो अथॉरिटी है जिसको ऑथराइज्ड कर दिया गया होगा वो उसको सीज कर लेगा अगर उसको लगता है कि कोई भी गलत काम हुआ है। उसके बाद वो किसी अथॉरिटी के पास जाएगा, वो जांच वगैरह करेगा, फिर उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, अधिहरण हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है। अभिग्रहण टेम्परेरी होता है और जो अधिहरण होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। और अधिहरण होने के बाद जो भी चीज़ें जब्त की हैं वो राजसात हो जाती है, मतलब वो राज्य के पक्ष में उन बेचकर उनके आगम होंगे वो स्टेट अपने पास रख लेती है। तो सेक्शन जो 6A है इसको पहले हम एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि क्या है कि ए एक व्यक्ति है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में मूंगफली है, तो गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर दिया है कि तुम ये मूंगफली जो है वो किसी को सेल नहीं करोगे, ये हमारे डिपार्टमेंट को आप सेल करोगे, मीन्स गवर्नमेंट को ही आप ये सेल करोगे। जैसे हमने सेक्शन 3 पढ़ा था, उसका सब सेक्शन 2 का जो क्लॉज F था उसमें बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो उत्पादन कर रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है, उसके पास भविष्य में इस तरीके की कोई भी चीज़ आने वाली है तो गवर्नमेंट उसको ऑर्डर दे सकती है और वो बोल सकती है कि आप क्या करो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इनके किसी भी अधिकारी या अभिकर्ता या फिर कोई भी निगम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कंट्रोल कर रही है या फिर उनके स्वामित्व का है या फिर किसी भी व्यापारियों के वर्ग को आपको उसको सेल करना है। और कीमत की क्या दी जाएगी, जो भी नियंत्रित कीमत होगी या करार की गई कीमत होगी, या फिर अगर करार नहीं किया है उस प्राइस को तो ऐसी स्थिति में उस दिन उस चीज़ की मार्केट वैल्यू कितनी थी वो आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास मूंगफली थी और गवर्नमेंट ने आपको ए को ऑर्डर दे दिया कि आपको उसको सेल नहीं करना है, आपको उसको गवर्नमेंट को ही सेल करोगे। तो ए को लग रहा है कि अगर वो गवर्नमेंट को सेल करेगा तो उसको प्राइस कम मिलेगी, तो वो क्या करता है, दूसरे ही दिन रात में 2-3 ट्रकों और लोडिंग टेम्पोज में अपने यहाँ जितनी भी मूंगफली उसके पास रखी हुई थी उनको वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने ले जाता है। रास्ते में उसको किसी अथॉरिटी के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसका जो भी मूंगफली है, जिनमें भी मूंगफली को पैक करके ले जा रहा था, कोई भी पैकेज वगैरह, आवश्यक वगैरह, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ वो ट्रक और जो लोडिंग टेम्पू हैं, इवन इसमें पशु वगैरह के ऊपर भी अगर आप लेकर जाते हो तो उनको भी जब्त किया जा सकता है। अब जब्त करने के बाद क्या करेंगे, जो भी मूंगफली थी, जो भी ट्रक थे, लोडिंग टेम्पू थे,
पशु वगैरह अगर उनके ऊपर ले जा रहा था तो वो, और जो भी आपकी मूंगफली है उसको वो जो अधिकारी है उसकी रिपोर्ट किसको करेगा, कलेक्टर को करेगा। तो यहाँ जो सेक्शन 6 है इसमें रिपोर्ट की बात की गई, कलेक्टर को करेगा। फिर कलेक्टर क्या करेगा, उस व्यक्ति को नोटिस देगा, सुनवाई का मौका देगा, ऑब्जेक्शन करने का मौका देगा। फिर उसके बाद कलेक्टर ये डिसाइड करेगा कि वो उसने कोई इस अधिनियम के अधीन जो सेक्शन 3 के अधीन उसको जो आदेश दिया था उसका उसने उल्लंघन किया है या नहीं किया। अगर कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उसने उल्लंघन किया है तो ऐसी स्थिति में वो उन सब चीज़ों का अधिहरण कर लेगा। तो इसी के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स हमारा सेक्शन 6 ए। तो 6 ए में बताया गया है कि जब आवश्यक वस्तु को धारा 3 के अधीन अभिग्रहण किया जाता है तो उस अभिग्रहण की रिपोर्ट किसको की जाएगी। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि उस अभिग्रहण की रिपोर्ट किसको की जाएगी, कलेक्टर को की जाएगी। और कलेक्टर में कौन कौन आता है, तो वो डेफिनेशन जो हमारा था पोर्शन 2A उसमें से हमको देखना है। तो कलेक्टर के अंतर्गत अपर कलेक्टर आता है और ऐसा कोई भी अन्य अधिकारी आएगा जो कि उपखंड अधिकारी से पंक्ति से नीचे का ना हो और जिसको कलेक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। तो फ्रेंड्स क्लियर होगा आपका अब ये। अब इसके 2 परंतु यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमको देखने हैं। पहला परंतु बोल रहा है कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई खाद्यान्न, खाद्य तिलहन जो उनके संबंध में धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी उत्पादक से अभिग्रहित किए गए, मतलब जिसने कि उनका उत्पादन किया है, आपने कोई भी खाद्यान्न, खाद्य तिलहन किससे आपने उनको अभिग्रहण किया है, जिसने कि उनका उत्पादन किया है। तो यदि अभिग्रहित खाद्यान्न, खाद्य तिलहन उसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं तो इस धारा के अधीन उनका जो अधिहरण है वो नहीं होगा। सीज तो किया जा सकता है, अभिग्रहण तो किया जा सकता है उनका, लेकिन उसका अधिहरण नहीं होगा। अभी मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था, अभिग्रहण टेम्प्रेरी होगा, अधिग्रहण जो भी आपकी चीज़ें हैं वो फिर रात सात हो जाएंगी। तो यहाँ पर उनको अभिग्रहण तो किया जा सकता है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वो जैसे मूंगफली है तो वो मूंगफली स्टॉक करके किसने रखी थी, तो जो मूंगफली है वो स्टॉक करके किसान नहीं रखी थी, फार्मर जो है उसने इसको स्टॉक करके रख लिया था, जबकि गवर्नमेंट ने बोला था कि मूंगफली का दाम बढ़ गया है, कोई भी इसको स्टॉक नहीं करेगा या फिर इतनी कीमत से ज़्यादा पर नहीं बेचेगा। तो ऐसी स्थिति में वो वायलेशन किसने किया है, किसी फार्मर ने किया है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो फार्मर है उसका जो भी सामान होगा उसको अधिहरण नहीं किया जाएगा। इसका दूसरा परंतु यह और कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी, यान या अन्य परिवहन की दशा में ऐसे पशु, गाड़ी, यान या अन्य परिवहन के स्वामी को उसके अधिग्रहण किए जाने के बदले ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु, गाड़ी, यान या अन्य परिवहन द्वारा ले जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को उसकी बाजार मूल्य की कीमत से अधिक ना हो संदाय करने का विकल्प दिया जाएगा। कि आप गाड़ियों में कोई सामान ले जा रहे थे, पशु में आवश्यक वस्तु ले जा रहे थे, यान में ले जा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। तो अधिग्रहण के बदले अगर आप उस आवश्यक वस्तु की मार्केट वैल्यू की जो कीमत है अगर आप वो दे देते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। तो फिर आप ऐसी दशा में फिर आपका जो भी यान है ना, पशु है, गाड़ी है, कोई भी चीज़ है तो उसको फिर छोड़ दिया जाएगा। इसका सब क्लॉज 2 फ्रेंड्स, सब क्लॉज 2 भी इसमें से भी आपका ओटी बनेगा कि जहां उपधारा 1 के अधीन किसी आवश्यक वस्तु की अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके निरीक्षण करने पर कलेक्टर की यह राय है कि आवश्यक वस्तु शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है या लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह जहां उपधारा 1 के अधीन कोई भी सक्षम अधिकारी था उसने अभिग्रहण कर लिया और अभिग्रहण की रिपोर्ट किसको भेजी, कलेक्टर को भेजी, या फिर जो भी चीज़ें उसने अभिग्रहित की थी वो कलेक्टर के पास उसने निरीक्षण के लिए भेज दी हैं, तो कलेक्टर की यह राय है कि आवश्यक वस्तु कैसी है, जल्दी खराब हो जाएगी, उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो क्षयशील है या फिर लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है। तो वो क्या क्या आदेश दे सकता है, तो कलेक्टर 2 तरीके का आदेश दे सकता है। पहला, यदि उसका विक्रय उस नियंत्रित कीमत पर यदि कोई हो किए जाने का आदेश दे सकेगा जो ऐसी आवश्यक वस्तु के लिए इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गई हो। अगर कोई उसकी नियंत्रित कीमत अगर उसकी कोई तय की गई है तो उस कीमत पर उसका विक्रय करने का आदेश दे सकेगा, या तो इस अधिनियम के अधीन उसकी कीमत तय की गई है या फिर किसी अन्य अधिनियम के अधीन उसकी कीमत तय की गई हो उस कीमत पर, या फिर क्या कर सकता है, या फिर कलेक्टर की अगर कोई ऐसी नियंत्रित कीमत तय ही नहीं की गई है उस आवश्यक वस्तु की बाबत तो उसका विक्रय कैसे करने के लिए वो आदेश देगा, तो लोक नीलामी द्वारा उसका विक्रय किए जाने का आदेश दे सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सब सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आइए देखते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3, जहाँ किसी आवश्यक वस्तु का विक्रय पूर्वोक्त रीति से किया जाता है। पूर्वोक्त मीन्स जो अभी सबसेक्शन 2 है उसमें किया गया है, वहाँ उसके विक्रय के आगम। विक्रय के आगम मीन्स कि जो भी आवश्यक वस्तु थी उसको आपने सेल कर दिया है तो उसको सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे
उसको सेल करने के बाद जो भी पैसे आएंगे वो क्या होगा, वो उसके विक्रय का आगम। तो उसके विक्रय का आगम किसी ऐसे विक्रय या नीलामी के व्यय या उससे संबंधित अन्य अनुषंगिक व्ययों को काटने के पश्चात, जो भी सेल करने के बाद जो भी पैसा आया है उसमें से विक्रय या नीलामी के खर्चे या जो भी और खर्चे गवर्नमेंट के हुए उनको काटने के पश्चात जितने भी पैसे बचते हैं वो किस किस कंडीशन में वापस किए जाएंगे। तो राशि वापस करनी होगी, तो वो राशि किन किन कंडीशन में वापस की जाएगी। पहली कंडीशन इसमें बताइए, जहां अधिहरण का कोई आदेश कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप से पारित नहीं किया है। चीज़ों का अभिग्रहण किया, कलेक्टर के समक्ष रिपोर्ट पेश की, तो कलेक्टर ने जब उसके बारे में जांच की, सुनवाई का मौका दिया, तो कलेक्टर को लगता है कि वो गलत तरीके से किसी व्यक्ति ने धारा 3 का कोई भी वायलेशन नहीं किया है, तो कलेक्टर ने अधिहरण का आदेश दिया ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो चीज़ें बेच दी गई हैं तो उसकी जो राशि होगी वो वापस करनी पड़ेगी। बी पॉइंट में बताया है कि जहां धारा 6C की उपधारा 1 के अधीन अपील में पारित किसी आदेश में ऐसी अपेक्षा की गई है कि जैसे किसी सक्षम अधिकारी ने उन चीज़ों का अभिग्रहण कर लिया था, तो आपने क्या कर दिया, उसकी उस आदेश की अपील कर दी। अपील सेक्शन जो हमारा अगला सेक्शन है, इसके बाद वाला सेक्शन 6C है, उसमें की जा रही है। तो उस अपीलांट जो अथॉरिटी है, जो अपीलांट अथॉरिटी है, इस सेक्शन 6C में अपीलांट अथॉरिटी न्यायिक प्राधिकारी होगा। तो उसने जो आदेश दिया था कलेक्टर ने, उस आदेश में उसने परिवर्तन कर दिया। मतलब कलेक्टर के आदेश के अगेंस्ट आपने अपील की, तो कलेक्टर ने जो आदेश दिया था उस आदेश में जो अपीलांट अथॉरिटी है उसने क्या कर दिया है, उसने कोई ना कोई परिवर्तन कर दिया और उसने ऐसा लिख दिया है कि उसने ऐसी अपेक्षा की है कि जो भी आपने इनकी जो भी आवश्यक वस्तु थी इसको आपने बेच दिया है, तो उसके जो भी आगम होंगे वो आप उनको वापस कर दें। तो ऐसी स्थिति में वो राशि है वो वापस करनी पड़ेगी। सी पॉइंट है इसका, जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए जिसके संबंध में धारा के अधीन अधिहरण का आदेश किया गया है, संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया गया है। कि कोई भी जैसे केस फाइल कर दिया गया है इस अधिनियम के अधीन, धारा 3 का उल्लंघन किया, तो ऐसी स्थिति में कोई भी केस फाइल कर दिया तो कोर्ट ने क्या किया, उस व्यक्ति को फिर क्या कर दिया, एक्विटल कर दिया, मीन्स उसको दोषमुक्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आपने उसकी चीज़ें बेच दी हैं तो उसके जो आगम होंगे वो आपको वापस करने पड़ेंगे। तो वो किसको संदत्त किए जाएंगे, वहाँ उसके स्वामी को या उस व्यक्ति को जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है संदत्त किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा 6A कंप्लीट हो गया है। आइए अब इसके बाद हम देखेंगे अगला सेक्शन हमारा 6B। 6B में से ज़्यादा OT आपके नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजरल है तो समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सेक्शन 6B बात कर रहा है खाद्यान्नों आदि के अधिहरण से पूर्व हेतु दर्शित करने की सूचना का दिया जाना। अगर किसी आवश्यक वस्तु, पैकेज, आवश्यक पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य परिवहन का अधिहरण करने वाला कोई आदेश धारा 6A के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस आवश्यक वस्तु, पैकेज, आवश्यक पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान, गाड़ी या अन्य परिवहन या स्वामी या उसके किसी जिससे वह अभिग्रहित की गई है उस आधार की जिन पर उस आवश्यक वस्तु, पैकेज, आवश्यक पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान, अन्य परिवहन को अधिग्रहित करने का विचार है, उसे जानकारी देने वाली एक लिखित सूचना नहीं दे दी जाती। मतलब कि अगर आपने किसी की आवश्यक वस्तु को, पैकेज, आवश्यक पात्र, गाड़ी, जलयान, परिवहन आदि चीज़ों को अगर आपने क्या कर लिया है, अभिग्रहण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। अभिग्रहण के आधारों के विरुद्ध वी पॉइंट है, इतने उचित समय के भीतर जितने सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दिया जाता। तो अधिहरण का आदेश आप तब तक नहीं देंगे जब तक कि दूसरी पार्टी को आप सूचना में उतना समय नहीं दे देते कि वो उस पर अपना ऑब्जेक्शन कर सके। और तीसरा पॉइंट है, मामले में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर ना दे दिया जाए। तो आपको क्या करना है, उसको सुनवाई का अवसर भी देना है। मीन्स नेचुरल जस्टिस के जो सिद्धांत हैं उनका पालन करते हुए काम करना है। इसके बाद इसका सबसेक्शन 2 है, उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 6A के अधीन किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य परिवहन करने वाला आदेश उस दशा में नहीं किया जाएगा जब उस पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य परिवहन का स्वामी कलेक्टर को समाधानपद रूप से यह साबित कर देता है कि आवश्यक वस्तु ले जाने में उसका प्रयोग उस पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य परिवहन के स्वामी अभिकर्ता यदि कोई हो का भारसाधक व्यक्ति की जानकारी या मौनुकूलता के बिना किया गया था और उसमें से प्रत्येक ने ऐसे प्रयोग के विरुद्ध सभी उचित आवश्यक पूर्वधानियां बरती थी। मतलब जो भी यान का स्वामी है वो अगर ये जो भी व्यक्ति यान का स्वामी है अगर वो ये बात साबित कर देता है कि वो जो पशु थी, गाड़ी थी, जलयान था या परिवहन का कोई भी साधन था उसको अगर अभिग्रहण कर लिया गया है तो उसको उसके बारे में कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं थी कि उस गाड़ी में वो कोई आवश्यक वस्तु ले जाएंगे या फिर उनके किसी भी जो भी गाड़ी या यान का जो भी अभिकर्ता था या स्वामी था उसकी जानकारी या मौनुकूलता के बिना किया गया, मतलब उनको इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी
और उसने इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आवश्यक सब सावधानियाँ बरती हैं, तो उनके विरुद्ध फिर जो अधिहरण है उसका कोई भी ऐसा, अगर वो ये चीज़ें साबित कर देते हैं तो अधिहरण का कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति का ट्रक है, आप उससे बिना बताए ले जा रहे हो, है ना, या फिर आपने उसको बोला अरे हमें थोड़े घूमने जाना है, गाड़ी ले जा रहे हो और आप उसमें कोई आवश्यक वस्तु ले जाते हो, अब देन वो वस्तु सहित वो गाड़ी पकड़ी जाती है। तो जो स्वामी होगा वो ये चीज़ें अगर साबित कर देता है कि उसको नॉलेज नहीं थी या फिर उसने इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती थी, तो ऐसी स्थिति में फिर उसके अगेंस्ट में अधिहरण का आदेश नहीं दिया जाएगा। इसका सब सेक्शन 3 है, यदि सूचना देने में उस खंड के उपबंधों का पर्याप्त रूप से पालन कर दिया गया है तो किसी आवश्यक वस्तु, पैकेज, आवश्यक पात्र, पशु गाड़ी, जलयान या अन्य परिवहन का अधिहरण करने वाला कोई आदेश केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि उपधारा 1 के खंड 1 के अधीन दी गई सूचना में कोई त्रुटि या अनियमितता है। आपको जो चीज़ें जब्त कर ली चीज़ें आपकी, उसके बाद मालिक या जो भी व्यक्ति जिससे अभिग्रहित की गई हैं उसको नोटिस दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर नोटिस में कोई भी त्रुटि है तो वो नोटिस अनियमित नहीं माना जाएगा, नोटिस वो सही ही माना जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस एक्ट से संबंधित कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम अगले सेक्शंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरे जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं MP ADPO के जो भी और सब्जेक्ट हैं उन पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।